ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, सामूहिक कार्रवाई और ऊर्जा परिवर्तन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ अनिल राजदान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। G20 जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग और समन्वय के स्तर पर काम कर रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है। अनिल जी, जैसा कि G20 की मीटिंग्स हो रही है अलग अलग स्तरों पर अलग अलग विषयों को लेकर, तो जो ये ऊर्जा मंत्रियों की बैठक है जिसमें एनर्जी के जो ट्रांजिशन है और किस तरह से सामूहिक उसमें एक्शन की जरूरत है, इस विषय पर आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? ये भारत का सौभाग्य है कि इस समय वो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और G20 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है उन देशों का जो कि मेरे ख्याल पूरी दुनिया में इस वक्त इनकी सबसे ज्यादा अहमियत है। और ये वही देश हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं और इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों शामिल हैं, यानी कि जो विकसित हैं जो विकासशील हैं दोनों इसमें शामिल हैं। तो इस समय जबकि हमारे अभी ये कॉप की भी अगली मीटिंग होने वाली है, उसका भी एक तरह से एजेंडा सेट हो जाएगा इस मीटिंग के दौरान। और जो मिनिस्टीरियल मीटिंग्स होंगी उसमें जो कॉप की मीटिंग आएगी उसमें बेसिकली जो है वो जो एनर्जी सेक्टर है उसी पे क्लाइमेट एक्शन डिपेंड करेगा। अब क्लाइमेट एक्शन पे जो रेजोल्यूशन है उस पे एक तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की तरफ जाना है और ये भी बहस है कि आप बेस लोड किसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके यूज को घटाना है तो सिर्फ कोयला नहीं है, पेट्रोलियम है, गैस है, जो कि सारे कार्बन इंटेंसिव स्रोत है। ये जो डेवलपमेंट है मोबिलिटी पर भी है, ना सिर्फ घर की लाइटिंग पे। और आज के माहौल में सारी जो डिवाइसेस हैं हमारे घरों में, कंप्यूटर चल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एयर कंडीशनिंग चल रहा है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आ रही हैं, लिफ्ट्स उनमें लग रही हैं और ट्रांसपोर्ट भी जो है यातायात है उसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अहमियत पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आपने बिजली कौन सी इस्तेमाल करनी है, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिचार्जिंग की और उसमें रिलेटेड ये है साथ ही उसके संबंधित कि जो बैटरी पावर है वो बैटरीज आप कहाँ से डेवलप करोगे और क्या मटेरियल से करोगे। और ये जो एनर्जी ट्रांजिशन जिसको कहते हैं वो अगर आएगा ट्रांजिशन तो उसमें जो दोबारा इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म कुछ कंट्रीज का ना हो जाए। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके पास रिसर्च डेवलपमेंट समय है, उसको हमें शेयर करना है। दूसरी तरफ हमारे जैसे देश हैं जो कि एक तरह से बहुत विकसित भी है मगर अभी बहुत विकास करना भी है और बहुत लोगों के पास हमने अभी ऊर्जा पहुंचानी है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी का यूज है वो विश्व में अगर एवरेज लिया जाए तो करीब 1/3 पे आता है। बहुत सफर आगे अभी तय करना है मगर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका है कि इस नए रेवोल्यूशन में हम सही समय पे पूरे जोर से शामिल हुए और अपनी जो युवा शक्ति है और जो अपनी एजुकेशन का ढांचा है उसको हम इसकी तरफ डालें। अनिल जी, जैसा कि आपने बताया एनर्जी का जो ट्रांजिशन की बात है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की आपने बात की और खासतौर से जो विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में आपने उदाहरण दिए, तो निश्चित रूप से जो चुनौती है असल में वो विकासशील देशों के सामने, भारत जैसे देशों के सामने है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भारत समेत जो और विकासशील देश हैं उनको क्या अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो प्रयास और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी ट्रांजिशन में हमें न सिर्फ एक तरह से हम
उसके यूजर बने, हम उसके मैन्युफैक्चरर भी बने तो बेहतर है। और इसमें आने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको बहुत पूंजी की जरूरत है। तो जो ग्लोबल फाइनेंसिंग जिसको कहते हैं, और अपने देश की भी जो फाइनेंसिंग प्रायोरिटीज हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जोर देना पड़ेगा। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट भी है, मैं समझता हूँ नई इंडस्ट्रीज के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्किलिंग तैयार करने के लिए, आपकी योग्यता उसमें उपयोग में, उसके मैन्युफैक्चर में, वो पूरी वर्कफोर्स तैयार करने के लिए आपको, मैं समझता हूँ, चीपर क्रेडिट देना पड़ेगा। और यहाँ जो इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो, दूसरे बैंक्स हैं, हमारे अपने बैंक्स हैं, इस बात को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि पूंजी के बिना कोई सही डायरेक्शन में नई इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाएगी। और जिन देशों में, हमारे जैसे देश हैं, जहाँ की और बहुत ज्यादा अभी एनर्जी की खपत की जरूरत है, उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो ग्लोबल वार्मिंग किया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये विकसित कंट्री का है। और हम लोग कुछ साल से ये प्रेशर डाल रहे हैं कि ये इन्हीं पर दायित्व बनता है कि ये चीपर क्रेडिट प्रोवाइड करें, ना कि इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए एक और नई, जिसको मैं तो कहता हूँ इकोनॉमिक या एनर्जी इंपीरियलिज्म कायम करके। तो आपको अनिल जी ऐसा नहीं लगता, जैसे आपने इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज की बात की, अगर हमें वहां से उस तरह का फाइनेंस, उस तरह की फंडिंग अवेलेबल नहीं हो पाती, तो क्या इस तरह का कुछ प्रयास किया जा सकता है कि G20 के अंतर्गत ही कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसी संस्था तैयार की जाए जो फंड्स अवेलेबल कराए, जो भी प्रोजेक्ट्स हमें क्लाइमेट के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से जरूरी हैं? अब ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का मुद्दा नहीं है, इसको सही तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन कहा जा सकता है। कि जो अब तक हमारा फॉसिल फ्यूल के ऊपर एनर्जी बेस था, वो अब रिन्यूएबल्स की तरफ जाएगा, और वो भी जितना क्लीन हो सके। इसमें सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी है, और एक हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, जिसको कि गाड़ियों की यातायात है, शिप्स हैं, और दूसरा इसमें आप स्टील मेकिंग, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत इसका उपयोग हो सकता है। इसके बारे में टेक्नोलॉजी शेयरिंग, और वो भी ग्रीन हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल से बनेगी, तो कोऑपरेशन का बहुत स्कोप है। और इंडिया ने एक पहल करी है अब के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इन कंट्रीज के साथ भी यहाँ पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। मगर वो एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए आपको अंडर सी केबल्स ले करनी पड़ेंगी। तो ट्रांसमिशन के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप जाओगे तो ना ही सिर्फ जनरेशन बल्कि ट्रांसमिशन का जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। इसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कम ऊर्जा में आपने ज्यादा काम करना है। और अभी हाल ही में एक मिनिस्ट्रियल जो चल रही थी उसमें यही फैसला इन्होंने किया है कि इंडिया में शायद 2030 तक जो एनर्जी एफिशिएंसी का पेस है वो हम दुगना कर देंगे। मतलब जैसे हमने जो बल्ब्स थे इनकैंडेसेंट से CFL पे आए, LED पे आए, इसी तरह जो और गैजेटरी है, कूलिंग है, ये बहुत एनर्जी इंटेंसिव चीज होती है। इसको आप जितना एफिशिएंट बना सकें, बिल्डिंग डिजाइन्स को अपना आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो हम ग्लास हाउस और कॉन्क्रीट हाउसेस बना रहे हैं, ऑफिसेज बना रहे हैं, ये अनसस्टेनेबल है। इस सब चीज की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा और जो कोऑपरेशन है वो रिचर कंट्रीज को शेयर करनी पड़ेगी। अनिल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, खासतौर से जो आपने कहा कि फॉसिल फ्यूल से हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना पड़ेगा, इसमें विंड, सोलर, हाइड्रोजन शामिल है। और जो अभी आपने अंत में एक महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी की बात है और ग्लास हाउसेज, तो आपको लगता है कि कुछ एक, जैसे हमारा आज का विषय भी है, कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है, कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है, मतलब सामूहिक रूप से कार्य करने की जरूरत है। तो जिस तरह से हाउसिंग है या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो जिस तरह से काम कर रहे हैं और ग्लास की बिल्डिंग ज्यादा बन रही हैं और जहां पे एनर्जी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे एरियाज हैं जहां पर भी हमें कुछ और ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है
उसके एजुकेशनल करिकुलम में जब हम ये चीज डालेंगे, उनको इसकी कॉन्शियसनेस होगी, क्योंकि अगला युग तो उनका है। और वही जब जाएंगे अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स करने, नए घर लेने, अपने घर में भी अपने माता पिता को बताएं कि ये जो चीज कर रहे हो आप, ये सस्टेनेबल नहीं है। यूरोप में भी जब एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस को प्रमोट किया गया तो उसमें भी बच्चों का रोल बहुत अहम था, क्योंकि उनके स्कूल करिकुलम में ये कॉन्शियसनेस डाली गई थी एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन की। तो ये चीजें मैं समझता हूँ एक इंटीग्रेटेड वे में सोसाइटी की सोच, सोसाइटी का जो एजुकेशनल ढांचा है और जो वैल्यू सिस्टम है उसमें करना पड़ेगा। आज इस बात को 25 साल हो गए हैं, जबकि मैं एनर्जी एफिशिएंसी का काम देख रहा था पावर मिनिस्ट्री में, तब हमने ये स्टार रेटिंग वाला कोड जो था अप्लायंसेस में डाला कि 1, 2, 3, 4 स्टार, 5 स्टार, ताकि ये कॉन्शियसनेस होए कंज्यूमर को और इमीडिएट उसको सामने एक मिल रहा गाइड कि मैं कम ऊर्जा में ये अप्लायंस को चला सकता हूँ, ये बेटर अप्लायंस है। उसमें आपको ड्यूटी का भी देखना पड़ेगा कि उसमें कम उन प्रोडक्ट्स में आप ड्यूटी लगाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वो खरीदें और उसी को जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी बनाए। क्योंकि सस्ती चीज आप अगर बना देंगे जो कि एनर्जी गजलर है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही देगा। G20 की जो मिनिस्टीरियल सम्मेलन चल रहे हैं जो ऊर्जा से संबंधित हैं, वो बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ऊर्जा के बिना कोई विकास नहीं है, लोगों का जो रोज का जीवन है वो नहीं चल सकता। और ऊर्जा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या कि जो हमारे ये पृथ्वी है जो गर्म हो रही है ज्यादा वातावरण इसका, उसको नियंत्रित रखने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जो कार्बन बेस्ड एनर्जी ना होए, कार्बन का इस्तेमाल कम से कम हो, और हम जैसे सौर्य ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और हाइड्रोजन एज ए लिक्विड फ्यूल है, इसकी तरफ हम जाएं। अब इस विकास में एक टेक्नोलॉजी चाहिए, दूसरे आपको पूंजी चाहिए और तीसरा आपको सहयोग चाहिए। तो ये जो G20 का फोरम है, ये इन तीनों विषयों पर सही वार्तालाप करने का एक बहुत अहम अवसर है। और हमारी खुशकिस्मती है कि भारत इस G20 को इस वक्त लीड कर रहा है, उसकी प्रेसिडेंसी है। अब ऊर्जा के लिए भी ये वेरिएबल सोर्सेज हैं, मतलब जो घटते बढ़ते रहते हैं, कहीं सूर्य देवता चमक रहे हैं, कहीं इंद्र देवता है, कहीं पवन ऊर्जा तेज चल रही है, कहीं नहीं है बिल्कुल इस वक्त। तो एक बेस लोड पावर के लिए जिसको कहते हैं, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है, परमाणु ऊर्जा, वो बहुत एक अहम रोल प्ले करती है। जी अनिल राजदान जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी और बहुत ही बेसिक चीजें बताई, जिससे हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर लोग इन बातों को उस तरह से नहीं समझते, जबकि एनर्जी या ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और एक सोशल कॉन्शियसनेस की, जो सामाजिक चेतना की बहुत जरूरत है। क्योंकि सरकार जितना भी प्रयास कर ले या G20 जैसे संगठन जितनी भी कोशिश कर लें, लोगों का साथ मिलना इन सारी कामों में बहुत जरूरी है। इसीलिए सामूहिक कार्य की बात की जा रही है और जिस तरह से ऊर्जा का जो ट्रांजिशन है या संक्रमण है और जो आपने ऊर्जा एफिशिएंसी की बात की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से और खासतौर से जैसे आपने युवाओं की बात की, उनको निश्चित रूप से इससे काफी लाभ मिला होगा। अनिल राजदान जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, सामूहिक कार्रवाई और ऊर्जा परिवर्तन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ अनिल राजदान। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSGtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।